Hello, good morning, students. Today, the topic is invasive aspergillosis. It is a must to know topic again for PG students, and it would come 100% in the exams. I have checked last 10-year papers, and this question has come almost every second year. Mycology से वैसे भी अराउंड 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. अब चेंज हो गया है पैटर्न, तो पेपर 3 में ऐड हो गई है इंस्टेड ऑफ पेपर 2. And IA is one topic which we all need to read. So let's start. So Aspergillus is basically a saprophytic mold. It is present everywhere and it is the second most common opportunistic infection, obviously after Candida. It has a long filamentous structure that is hyphae attached to substrate, and sometimes the hyphae may be present as aerial hyphae. हम जब हाइफोमाइकोसिस पढ़ेंगे तो हम एस्परजिलस की भी बात करेंगे, मतलब कि इसका जो हाइफे होता है वो एक हाईलाइन मतलब हाईलाइन इन नेचर होता है. जब हम देखते हैं इसको कैरोच माउंट में तो कोई कलर नहीं दिखता. डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द फ्लोइड फंगस, जो कलर्ड हाइफे दिखते हैं ये हाईलाइन हाइफे दिखता है. इसकी एक्यूट एंगल ब्रांचिंग होगी, सेप्टेट होगा, एक्यूट एंगल ब्रांचिंग होगी और डाइकोटोमस ब्रांचिंग होगी. सो व्हाट आर द मेजर स्पीशीज व्हिच वी नीड टू नो? We all know three: Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, and Aspergillus niger. What others we need to know is Pteris, versicolor, nidulans, and Calidostus. Versicolor or Pteris are resistant to amphotericin B but are sensitive to voriconazole, isovaconazole, and posaconazole. Nidulans is resistant to echinocandins. Aspergillus niger, as we all know, is a colonizer. हमें प्याज पे देखने को मिल जाता है. हम जब इन्वेसिव एस्परजिलस की बात करेंगे तो हम फ्यूमिगेटस की बात करेंगे, और फ्लैवस हम क्यूटेनियस इन्फेक्शंस की बात करेंगे में आएगा, जिसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हमने टेरेस और वर्सिकलर में क्यों बोला कि एम्फोटेरिसिन बी से रेजिस्टेंट है? क्योंकि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही एम्फोटेरिसिन बी होता है. मूविंग ऑन टू द डिसीज स्पेक्ट्रम कॉज्ड बाय एस्परजिलस, वी हैव पल्मोनरी, जिसके अंडर आता है एलर्जिक एस्परजिलोसिस, जो पेशेंट्स की मतलब इम्यूनिटी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. सो इट कैन बी ड्यू टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे ब्रोंकियल एस्मा, जिसमें हमें पता है कि IgE एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल. और वी कैन हैव एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, जिसमें बोथ टाइप 1 and type 3, that is our serum sickness hypersensitivity, is involved. इन पेशेंट्स को जब हम ABPA के पेशेंट्स को हम जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ट्रीट करते हैं तो उनमें डिक्रीज्ड लेवल ऑफ IgG देखने को मिलता है. एस्परजिलोमा, जो एक शॉर्ट नोट के तौर पे हम पढ़ते हैं, वी नो कि एस्परजिलोमा इज नथिंग बट अ फंगस का बॉल बन जाता है. ये ऑलरेडी लंग्स में कैविटी बनी होती है, मोस्टली ट्यूबरकुलर कैविटीज, उनमें मास बन जाता है, हाइफे का मास, उसे हम फंगल बॉल कहते हैं. एक्सरे में बहुत अच्छे से नजर आ जाती है, उसको कहते हैं मोनोड साइन या एयर क्रेसेंट साइन. माने कि जब हम पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में लेंगे तो फंगल बॉल कैविटी के नीचे बैठी हुई दिखेगी और अपर मार्जिन पे हमें एयर दिखती है, एयर क्रेसेंट दिखता है, जिसको हम कहते हैं मोनोड साइन. यूजुअली सॉलिटरी मास के तौर पे प्रेजेंट होती है और कई बार ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि व्हेन द पेशेंट कफ्स तो ये हाइफे एक्चुअली में निकल के बाहर आते हैं और दिखाई देते हैं हमें. देन वी हैव इन्वेसिव एस्परजिलोसिस, जो हमारा आज का टॉपिक है. एंड लास्ट, इन पल्मोनरी वी हैव क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग पल्मोनरी एस्परजिलोसिस. इसका एस्परजिलोमा से क्या डिफरेंस है कि ये खुद से कैविटी क्रिएट कर सकता है. ज्यादातर ओल्ड पेशेंट्स में पाए जाते हैं जिनको ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, फॉर एग्जांपल योर COPD. और ये पेशेंट प्रेजेंट करेंगे विद फीवर, वेट लॉस, प्रोडक्टिव कफ, तो इसे TB से डिफरेंशिएट हमें करना पड़ता है. व्हाट मोर कैन हैपन ड्यू टू एस्परजिलस? इन्वेसिव एस्परजिलोसिस ब्लड के रूट से ट्रैवल करेगा,
CNS में जा सकता है, स्पेसिफिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में हम आगे देखेंगे कि फ्यूमिगेटस क्यों CNS में इन्वॉल्व होता है और मोस्ट कॉमनली कैसे प्रेजेंट करता है कि इंट्रा क्रेनियल मास दिखता है। अब अगर CNS तो चलो ऊपर हो गया, हमारे लंग्स और नोज के आसपास हमारा पैरानेजल सिस्टम्स में भी एस्परजिलस हो सकता है। ये सेम टाइप 1 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के जैसा ही होगा। PNS में है, अगर साइनसेस में है तो वो या तो फेशियल मास के तौर पे दिखेगा या फिर वो आईबॉल्स को बल्ज आउट कर देगा, यानी कि प्रोप्टोसिस के फॉर्म में दिखेगा। और इसका जो परमानेंट फॉर्म होता है वो एंजियो इन्वेजिव होता है। एंजियो इन्वेजिव हम इन्वेजिव एस्परजिलस में भी पढ़ेंगे आगे। सो अगेन this is just a tabular form of spectrum of pulmonary aspergillosis. On one end we have ABPA along with your bronchial asthma. On the other end we have invasive aspergillosis. In between we have chronic pulmonary aspergillosis including a chronic fibrosing pulmonary aspergillosis, aspergillus nodules, your simple fungal ball, or a chronic cavitary pulmonary aspergillosis or subacute. These are just the divisions of what we have read: chronic necrotizing pulmonary aspergillosis. Then what is the role of immunity? As we said कि अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अनसूटेबल है, माने कि पेशेंट बहुत हाइपर सेंसिटिव है, माने कि एटोपिक इंडिविजुअल्स में ये एज्मा के फॉर्म में या फिर ABPA के फॉर्म में दिखेगा। अगर पेशेंट नॉर्मल है, यूजुअली पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होगा। बहुत प्रोलॉन्ग्ड अगर पेशेंट को एक्सपोजर रहता है तो ब्रोंकाइटिस के तौर पे चला जाता है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कैविटी है उस पेशेंट को तो एस्परजिलोमा माने कि फंगल बॉल बन जाएगी। पर अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम है तो नेक्रोटाइजिंग एस्परजिलोसिस बनेगा। अगेन कि क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस इन्वेजिव की खुद की कैविटी बनाने लगेगा। और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि उस पेशेंट को न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी है, न्यूट्रोपीनिया है उस पेशेंट को, या फिर कोई पेशेंट को मैलिग्नेंसी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है या इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पे है वो पेशेंट, तो उस पेशेंट को इन्वेजिव एस्परजिलस हो जाएगा। यूजुअली हम कहते हैं कि फ्यूमिगेटस इज मोर कॉमन, बट इंडिया की एक स्टडी के हिसाब से एस्परजिलस फ्लेवस was more common than Aspergillus fumigatus. Let's talk about our main topic, invasive Aspergillus. ये Aspergillus fumigatus से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इनके कोनिडिया साइज बहुत ज़्यादा छोटे हैं. It is just 2 to 3 microns in size, whereas Aspergillus flavus और Niger के थोड़े बड़े होते हैं. तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस होता है उसी की वजह से उसके कोनिडिया क्लियर आउट हो जाएंगे। पर फ्यूमिगेटस के आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपके ब्रोंकियोल्स में जाके एल्वेलाई में चले जाएंगे। ज़्यादा थर्मोटॉलरेंट होते हैं तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। अब जब ये हमने कोनिडिया इनहेल किया, अगर हमारे पास इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो ये कोनिडिया जर्मिनेट कर जाएंगे। नॉर्मली क्या होगा कि भैया कोनिडिया अंदर गया, उस पे न्यूट्रोफिल्स ने अटैक किया और न्यूट्रोफिल्स ने हाइफे को और कोनिडिया को किल कर दिया। So what are the risk factors for IA? Some are classic risk factors and some are emerging risk factors, जो मतलब अब जिन पेशेंट्स में इन्वेजिव एस्परजिलस देखने को मिल रहा है। So classic we have discussed, न्यूट्रोपीनिक पेशेंट है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है या उसको कोई न्यूट्रोफिल डिसफंक्शन है कि न्यूट्रोफिल या तो डीग्रैनुलेट नहीं कर पा रहा या फेगोसाइटाइज नहीं कर पा रहा, उस पेशेंट को कोई मैलिग्नेंसी है, बीट हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, स्पेसिफिकली हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, उसको कोई स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है, इवन सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस में देखे जाते हैं, कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी पे है या फिर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है, या ट्रांसप्लांट के पहले भी हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं अगेन। और इमर्जिंग में ICU पेशेंट है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है जैसे कि COPD, अगेन सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, पेशेंट HIV का है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा ही। अगर पेशेंट को साइटोमेगालो वायरस का डिसीज है तो पेशेंट
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा और उसको भी इन्वेजिव एस्परजिलस इसमें देखा गया है। हमें एक चीज जो नहीं भूलनी है वो हमारे कोविड-19 दैट इज SARS-CoV-2 इन पेशेंट्स में भी इन्वेजिव एस्परजिलस देखा गया था, जिसको लोगों ने येलो फंगस के नाम से मशहूर किया था। ब्लैक फंगस वाज म्यूकरमाइकोसिस, येलो फंगस वाज एस्परजिलोसिस। टर्मिनोलॉजी सही नहीं है बट लेमैन लोगों ने यही बोला था। मूविंग ऑन टू द पैथोजेनेसिस, तो कोनिडिया जो इनके एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो हमने इनहेल किए, क्योंकि 2 to 3 माइक्रोन साइज के हैं, बहुत छोटे साइज के हैं, तो हमारे ब्रोंक्यूल्स में हमारे एल्वियोलाई में जाके बैठ गए, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस से ये बच गए। एपिथेलियल सेल्स और मैक्रोफेजेस ने इन पे अटैक किया, या तो फेगोसिटाइज हो जाएंगे और न्यूट्रोफिल्स आएंगे तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा। अब कुछ तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स मोस्टली हाइफे डिस्ट्रक्ट करते हैं, ये हम देखेंगे कैसे डिस्ट्रक्ट करते हैं आगे। पर अगर ये बच गए तो ये हाइफे और कोनिडिया जर्मिनेट करने लग जाते हैं। कैसे जर्मिनेट करते हैं? मोस्टली लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रोपीनिया फर्स्ट। ये सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है IA के लिए। इन पेशेंट्स में हाइफे की ग्रोथ होगी, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स मोस्टली हमारे हाइफे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो इन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा हाइफे की ग्रोथ होती है। इन पेशेंट्स में डिसेमिनेशन हो जाता है एंड ब्लड वेसल्स को इन्वेड करते हैं। अब ब्लड वेसल्स को इन्वेड कर दिया तो उसके थ्रू ये डिसेमिनेट होने लग जाते हैं टू अदर ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा CNS में चले जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है तो उसका न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन तो ठीक है। तो अब न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन ठीक है तो माने कि उसको हाइफे की ग्रोथ है, बट बहुत छोटे हाइफे होंगे, स्टंटेड ग्रोथ होगी, या एक तो कम ग्रोथ होगी, ऊपर से बहुत छोटे छोटे हाइफे बनेंगे, ब्लड वेसल्स को इन्वेड नहीं कर पाएंगे। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑब्वियसली न्यूट्रोफिल्स की वजह से होगा ही होगा, और इन पेशेंट्स को ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगा। इन पेशेंट्स में ब्रोंकियो इन्वेजन ज्यादा होगा और न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स में एंजियो इन्वेजन ज्यादा होगा। यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि कौन से जीन्स हमारे अगर एस्परजिलस में एब्सेंट हैं तो उससे हमारे बॉडी में जर्मिनेशन नहीं होगा, माने कि विरुलेंस फैक्टर्स कम हो जाएंगे। फर्स्ट है हमारा साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस सिग्नलिंग जीन PKAR। वी जस्ट नीड टू नो द नेम्स कि अगर साइक्लिक डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस नहीं है तो हाइफे जर्मिनेट नहीं होंगे। RAS-B जो एक RAS फैमिली का जीन है, अगर वो एब्सेंट है तो अगेन हाइफे की ग्रोथ नहीं होगी। और कैल्सिन्यूरिन पाथवे म्यूटेंट्स हैं तो हाइफे की ग्रोथ नहीं होगी। कैल्सिन्यूरिन पाथवे हम आगे देखेंगे कि अगर पेशेंट को कोई T सेल डेफिशिएंसी है तो कैल्सिन्यूरिन पाथवे में डिफेक्ट है, पेशेंट के कैल्सिन्यूरिन पाथवे में डिफेक्ट है, और उन पेशेंट्स में IA बहुत ज्यादा होता है। अब हम कह रहे हैं कि भाई न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोपीनिया मोस्ट प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर है, बट वाई? हमने बताया कि न्यूट्रोफिल्स हाइफे को ही सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। हाइफे से अटैच होंगे वाया पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, जैसे कि टोलराइक रिसेप्टर्स 2 and 4 या फिर डेक्टिन 1। अब इनसे अटैच हुए, अब हाइफे डीग्रैनुलेट करेंगे, डीग्रैनुलेट करके प्रोटीएज डिफेंसेंस PTX3 राइसोसोम और लैक्टोफेरिन को रिलीज किया, जिसकी वजह से हमारे हाइफे की डेथ हुई। और प्लस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डेथ कैसे करते हैं? बाया NADPH ऑक्सीडेज। कुछ लोग पोस्टुलेट करते हैं कि ये कोनिडिया की जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करते हैं बाय फॉर्मिंग एग्रीगेट्स। कोनिडिया के अराउंड एग्रीगेट्स बना दिया, उन्हें फेगोसिटाइज कर दिया उनको, या फिर आयरन जो हर पैथोजन के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ, आयरन उसको प्रोवाइड नहीं किया। इससे वो कोनिडिया की जर्मिनेशन को भी रोक देते हैं। और न्यूट्रोफिल्स हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को जनरेट करते हैं, इससे भी ये कोनिडिया की डेथ को रोकते हैं। बट दीज आर ऑल जस्ट पोस्टुलेटेड। हाइफे ग्रोथ के लिए ये कंफर्म्ड है, कोनिडिया के लिए अभी तक ह्यूमन मॉडल्स में इतनी स्टडी हुई नहीं है। सो अगर पेशेंट न्यूट्रोपेनिक है तो उसमें
टाइम फ्रेज बहुत कम है होगा, विद इन आवर्स पेशेंट को इन्वेजन हो जाएगा, एंजियो इन्वेजन हो जाएगा और हमें चेस्ट एक्सरे में सॉरी सीटी में HRCT में नोड्यूल विद हेलो साइन दिखेगा या क्रिसेंट साइन दिखेगा और इनमें बहुत ज्यादा हाइफे का ग्रोथ होगा, तो फंगल ग्रोथ ऑब्वियसली ज्यादा होगा। पर नॉन न्यूट्रोपेनिक होस्ट में सेम जैसे हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड में पढ़ा कि भाई पेशेंट में स्टंटेड हाइफे की ग्रोथ होगी, ब्रोंको न्यूमोनिक पिक्चर होगी ज्यादा, सो ट्री इन बड अपीयरेंस दिखती है, सेंट्रल लोबुलर अपीयरेंस दिखती है, इनमें इन्फ्लेमेशन होगा क्योंकि न्यूट्रोफिल्स आर generate your inflammatory response. To understand the pathogenesis well, I have included biology of the infection in human models. Here I am not going to talk about rat models or murine models. हम ह्यूमन मॉडल्स की बात करेंगे कि एस्परजिलस एक्चुअली बॉडी में कैसे सरवाइव करता है और हमारी बॉडी एक्चुअली क्या करती है उस एस्परजिलस को खत्म करने के लिए। मेन हमने पढ़ लिया कि हमारी बॉडी न्यूट्रोफिल्स के थ्रू एक्ट करती है। फर्स्टली एयरवे में हमारा कोनिडिया आया, अब ये हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स और पल्मोनरी फ्लूइड से मिलेगा, तो या तो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस से ये निकल जाएंगे या फिर जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं हमारे, जैसे कि कलेक्टेंस, MBLs या सर्फैक्टेंट प्रोटीन्स, इन पे अटैच करेंगे। इसकी वजह से फेगोसाइटोसिस होगा, कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन होगा और कोनिडिया का एग्रीगेशन करके ये ग्रोथ को रोक देंगे। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये कोनिडिया और हाइफे हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं होने देते, तो ऑल्टरनेट पाथवे को इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग टू फैक्टर H, और क्लासिकल और मैनोज पाथवे को इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग टू C4b बाइंडिंग प्रोटीन। फैक्टर H और C4b दोनों हमारे ऑल्टरनेट क्लासिकल और मैनोज पाथवे के इनहिबिटर्स हैं, इनसे बाइंड कर दिया, पाथवे एक्टिवेट ही नहीं होंगे। कुछ सॉल्युबल कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, जो हमने देखा था कि न्यूट्रोफिल भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि पेंट्रैक्स्टिन 3, और क्या प्रोड्यूस होता है पल्मोनरी फ्लूइड्स में, प्लाज्मिनोजन। एयरवे से अब रेस्पिरेटरी, ये तो हो गया पल्मोनरी फ्लूइड की बात कि उसमें से क्या हुआ। रेस्पिरेटरी एपिथेलिया में क्या होगा, सेम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स आए हमारे, उन्होंने साइटोकाइंस, कीमोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा, ये सब रिलीज किया। फेगोलाइसोसोम्स का फ्यूजन होगा और कोनिडिया इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पर कोनिडिया के पास क्या होते हैं हमारे साइलिक एसिड रेसिड्यूज, जो एपिथेलियल सेल्स से जाके चिपक जाते हैं और बाइंड करते हैं फाइब्रोनोजन, लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन को। माने कि फंगस आया, उसने लंग में इंजरी करी, उस लंग इंजरी के बाद हमारे फाइब्रोनोजन, लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन एक्सपोज हो गए, जिससे साइलिक एसिड से प्रेजेंट ऑन कोनिडिया, वो जो साइलिक एसिड कोनिडिया पे प्रेजेंट था उससे चिपक गया। और क्या किया हमारे कोनिडिया ने, फंगस ने सेरीन और सिस्टीन प्रोटीएजेस प्रोड्यूस करे। सिस्टीन प्रोटीएजेस जो हैं ये मोस्ट डेंजरस प्रोटीएज होते हैं हमारी माइक्रोबियल फैमिली के। इन प्रोटीएजेस की वजह से क्या होगा, सेल का श्रिंकेज होगा, जो हमारे लंग का एपिथेलिया है उसका श्रिंकेज हो जाएगा, डिस्क्वामेशन हो जाएगा और एक्टिन साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट होगा, जो हमारी म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होती है ये हमारे सीलिया की वजह से होती है और ये सीलिया का ही लॉस हो जाएगा। मोरओवर दे प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हमारा जो फंगस है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेगा, जिसमें ग्लायोटॉक्सिन, हेर्बोरिक एसिड और फ्यूमाजिलिन, तो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस को स्लो कर देगा। और वेरिकोलोजन ट्रांस एपिथेलियल रेजिस्टेंस को मॉडिफाई करेगा, हाइपरपोलराइजेशन कॉज करता है और साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन कॉज करेगा ऑफ नेजल एपिथेलिया, जिसकी वजह से हमारा जो कोनिडिया है वो हमारी बॉडी, मतलब हमारा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा और ये हमारे ब्रोंक्यूल्स में, हमारे एल्वेओलाई में जाके स्टक हो जाएगा।
मैक्रोफेजेस का मेन काम होता है हमारा फेगोसाइटोसिस, और ये हमारे कोनिडिया और हाइफे दोनों को फेगोसाइटाइज करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को वो करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। पर हम फंगस कौन सा ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म करेगा जिसकी वजह से ये मैक्रोफेजेस हमारे काम ना कर पाए? फर्स्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो होता है मेलेनिन। जब हमारा मैक्रोफेज फेगोसाइटाइज करता है तो बीटा 1,3-D ग्लूकान को रिकॉग्नाइज करता है और उसके वजह से फेगोसाइटोसिस होता है, बट मेलेनिन इसको ही मास्क कर देगा। दूसरा रिस्पॉन्स से क्या करता है कि जो कोनिडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो फेगोलाइसोसोमल फ्यूजन होगा था, उस फ्यूजन को इसने रोक दिया। जो हमारे न्यूट्रोफिल्स ने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को बनाया था उसको इसने खत्म कर दिया। जो रॉडलेट्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये कोनिडिया के ऊपर एक लेयर बना देते हैं जिसकी वजह से अब कोनिडिया पे हमारे ROS मतलब माने कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज काम नहीं कर पाएंगे। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज तो हमारे ROS को खत्म ही कर देते हैं। Another mechanism what they follow is a cyanide insensitive alternative oxidase जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है, जिसकी वजह से कोनिडिया की किलिंग इनएफिशिएंट हो जाती है। अब एयरवे तो इसने कॉलोनाइज कर लिया कि भैया हमारे सारे डिफेंस सिस्टम इसने खत्म कर दिए, म्यूकोसियल की क्लियरेंस से ये बच गया, इसने हमारे न्यूट्रोफिल्स को फेल कर दिया, इसने हमारे ROS को फेल कर दिया, इसने हमारे मैक्रोफेजेस को भी फेल कर दिया। अब यह आ तो गया, इन्वेड तो कर गया, बट अब इसमें सरवाइव कैसे करेगा? तो ये टिश्यू को डिग्रेड करता है। इसका एक रिस्पॉन्स होता है UPR रिस्पॉन्स, दैट इज अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स। जब प्रोटीन प्रोडक्शन और फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स का इम्बैलेंस होने लग जाता है फंगस में, तो ये अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। और हमारे टिश्यू, लंग टिश्यू में इलास्टिन इंपॉर्टेंट होता है। इस इलास्टिन को ये बहुत सारे इलास्टिनोलिटिक एक्टिविटी से डिग्रेड कर देता है, जिसमें हमारा सेरीन प्रोटीएज होता है जो जर्मिनेटिंग कोनिडिया एंड हाइफे को डिस्ट्रॉय करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे जर्मिनेटिंग। अगर कोनिडिया और हाइफे जर्मिनेट नहीं करेंगे तो ना ही बीटा 1,3 ग्लूकान हमारा एक्टिव मिलेगा, ना ही गैलेक्टोमेनिन हम डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर बीटा 1,3 ग्लूकान नहीं हमें दिखेगा बॉडी को तो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर गैलेक्टोमेनिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम डिटेक्ट, चाहे फंगस अंदर प्रेजेंट होगा, हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे सेरोलॉजिकल टेस्ट से कि एक्चुअली एस्परजिलस प्रेजेंट भी है। सेरीन प्रोटीनेजेस ने इलास्टिन डिग्रेड किया। एस्पार्टिक प्रोटीएजेस अलोंग विद इलास्टिन टाइप 1 and 3 कोलेजन और फाइब्रोनेक्टिन को भी डिस्ट्रॉय करता है। Moreover, they cause necrosis by acid proteinase and phospholipase activity. Then nutrient biosynthesis, अब ये न्यूट्रिशन कैसे वो करेगा, ये क्या करता है, हमारे लंग्स को नेक्रोसिस करने लगेगा ताकि वो अमीनो एसिड जनरेट कर सके। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए इसके पास बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। तो अगर एक जीन बंद हो गया तो दूसरा जीन प्रेजेंट है, दूसरा भी बंद हो गया तो तीसरा भी प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन ही एक्यूमुलेट कर देगा। और इसके पास मल्टीपल पाथवे होते हैं कार्बन एसिमिलेशन के, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये करता है मिथाइल सिट्रेट साइकिल। जो इसका मेन पाथवे होता है ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल, वो हमारी बॉडी बंद कर देती है, तो ये दूसरी एक साइकिल चला देता है, दैट इज मिथाइल सिट्रेट साइकिल। लिपिड्स की जगह अब ये क्या करेगा कि कार्बन सोर्सेस और अमीनो एसिड से भी, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से भी ये हमारे कार्बन्स को निकालने लगेगा वाया दिस मिथाइल सिट्रेट साइकिल। तीसरी चीज, आयरन हर पैथोजन के लिए इंपॉर्टेंट होती है टू सर्वाइव। अब आयरन कैसे एक्वायर करते हैं? थ्रू सिडरोफोर्स। अब ये सिडरोफोर्स दो टाइप के होते हैं हमारे एस्परजिलस के पास, एक इंट्रा सेलुलर, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर है
वो तो हमारे हाइफे की ग्रोथ के लिए हैं, पर जो इंट्रासेलुलर है वो जर्मिनेशन एंड रेजिस्टिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जर्मिनेट करता है कोनिडिया जर्मिनेशन के लिए और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फाइट करने के लिए कि कोनिडिया की डेथ ना हो उसके लिए। सिड्रोफोर्स 4 होते हैं, नाम जानने की उनको हमें जरूरत नहीं है। दूसरा, सिड्रोफोर के सिवा ये आयरन एसिमुलेशन करते हैं, जिसके बारे में जिससे रिलेटेड होते हैं हमारे कैट जीन्स, जो हमें जानने की जरूरत नहीं है। अब ये और एडिशनल स्ट्रेसेस से कैसे होंगे कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल पीएच होता है वो 7 होता है, तो काइंड ऑफ अल्कलीन की तरफ है ये, तो उसको अडेप्ट करने के लिए अल्कलीन एक्सप्रेस जीन्स को करता है और हमारी बॉडी क्या करेगी, इससे ऑक्सीजन हटाएगी कि ऑक्सीजन फंगस को ना मिले, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये अपने आप को हाइपोक्सिक कंडीशंस में ग्रो करवा देता है। So this is how it adapts to the अब हमारे एयरवे में कॉलोनाइज कर गया। दूसरा, इसने हमारे लंग को इन्वेड कर दिया। अब अगर न्यूट्रोपीनिया है होस्ट को, तो ये हमारा एंजियो इन्वेजन करेगी, जो हम पहले न्यूट्रोफिल्स के रोल में पढ़ चुके हैं। अब इस चीज को हम डायग्नोज कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 हम डेफिनेशंस बनाते हैं, पॉसिबल, प्रोबेबल और अ प्रूवन केस। सो पॉसिबल में कि भाई होस्ट फैक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे कि पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया है या पेशेंट इम्यूनोसप्रेस्ड है अलॉन्ग विद क्लिनिकल फीचर्स। प्रोबेबल में होस्ट फैक्टर्स भी हैं, क्लिनिकल फीचर्स भी हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया भी ये सफाइस कर रहा है, बट दिस इज नॉट, माइक्रोबायोलॉजिकली भी हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को एक्चुअली में इन्वेजिव एस्परजिलोसिस है। हो सकता है कि उसने सिर्फ कॉलोनाइज कर रखा हो उस पेशेंट को, तो प्रूव करने के लिए हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रूवन केस ऑफ इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। स्पेसिमेन क्योंकि पल्मोनरी है तो हम रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंस कलेक्ट करेंगे। नॉन इन्वेजिव में स्पूटम हो गया, या फिर वी कैन देन अगेन आफ्टर दैट वी हैव bronchoalveolar lavage, we can take a tracheal aspirate, a lung biopsy or a bronchoscopy specimen. एंजियो इन्वेजन कॉज करता है, सो ऑब्वियसली वी कैन टेक ब्लड, कहीं पेशेंट को पस डिस्चार्ज है तो पस ले सकते हैं, या फिर टिश्यू सैंपल। सो व्हाट आर द होस्ट फैक्टर्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रोपीनिया, अगर मोर देन, ये लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। होस्ट फैक्टर्स क्या है कि मोर देन 10 डेज ऑफ न्यूट्रोपीनिया, या पेशेंट को कोई सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, हेमाटोलॉजिकल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ, कोई हेमाटोलॉजिकल कैंसर है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज है पेशेंट को, या फिर मोर देन 3 वीक्स के लिए वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स खा रहा है, या फिर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स चल रहे हैं, या पेशेंट को इनहेरिटेड सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी है, जैसे कि क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज है। क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज में इन्वेजिव एस्परजिलोसिस को बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है, और सीजीडी के पेशेंट्स में ये बहुत कॉमनली देखा भी गया है। देन other than CGD, we have severe combined immunodeficiency disorder or STAT3 pathway deficiency disorders. What are the clinical findings? तो CT स्कैन में हमने देखा कि या तो ब्रोंको इन्वेजन से क्या साइन आ सकते हैं, या एंजियो इन्वेजन से क्या साइन आ सकते हैं। तो हम CT स्कैन में कोई भी एक साइन है, चाहे उसको एयर क्रिसेंट साइन हो, चाहे ट्री इन बर्ड अपीयरेंस हो उस पेशेंट को, चाहे हेलो वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन हो विद और विदाउट हैलो, या पेशेंट को वेज शेप्ड निमोनिया हो। मेन पॉइंट ये है क्योंकि जब हम सीटी करते हैं तो हम इसमें पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देते हैं, तो अगर पेशेंट ऑलरेडी रीनल डिसीज का पेशेंट है, माने कि वो कॉन्ट्रास्ट उसकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी, पास आउट नहीं कर पाएगी, तो उस पेशेंट के केस में हम MRI पे स्विच कर जाएंगे। पेशेंट को अगर एंजियो इन्वेजन है तो बहुत बड़े बड़े नोड्यूल्स दिखेंगे विद ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज। ब्रोंको इन्वेजन है तो ट्रेकिया या ब्रोंकिया की वॉल की थिकनिंग हो जाएगी, या फिर ट्री इन बर्ड अपीयरेंस दिखेगा। माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया के लिए हम गैलेक्टोमैनिन टेस्ट, गैलेक्टोमैनिन जो बेसिकली सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, अगेन ये सिर्फ जो मतलब एक्टिव सेल रेप्लिकेशन, माने कि हाइपर ग्रोथ अगर हो रही है, उन्हीं पेशेंट्स में हम डिटेक्ट कर पाएंगे, और वो भी तब इसको वैलिड माना जाता है
अगर पेशेंट कोई प्रोफाइलैक्टिक एंटी मोल्ड थेरेपी पे नहीं है, माने कि पेशेंट ऑलरेडी एम्फोटेरिसिन बी या वोरिकोनाजोल ये सब नहीं खा रहा है, तो अगर सिंगल प्लाज्मा या बॉल बार में देखें तो मोर देन वन, अगर प्लाज्मा और बार दोनों में देख रहे हैं तो प्लाज्मा की कट ऑफ वैल्यू मोर देन 0.7 होनी चाहिए और बार की मोर देन 0.8 होनी चाहिए। अगर सीएसएफ में सिर्फ देख रहे हैं तो मोर देन वन, या फिर हमने गैल्टोमेनिन नहीं किया, हमने पीसीआर किया, तो पीसीआर में या तो 2 सैंपल्स पॉजिटिव होने चाहिए प्लाज्मा सीरम के या फिर बार के, या फिर एक एक सैंपल प्लाज्मा का, एक सैंपल प्लाज्मा का और एक सैंपल बार का पॉजिटिव होना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स अबाउट कि कल्चर में कैसे ग्रोथ आती है, हम सबको पता है कि कल्चर हम कैसे लगाते हैं, एसडीए में लगाएंगे, पर साइक्लोहेक्सिमाइड नहीं लगाते हैं क्योंकि साइक्लोहेक्सिमाइड से हमारी एस्परजिलस की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, सो हम साइक्लोहेक्सिमाइड नहीं लगाते हैं उस एसडीए में। 2 सेट्स में लगाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। कॉलोनीज कैसे आती है हमें पता है, कॉलोनीज जब आती हैं तो हम उनको एलपीसीबी माउंट में देखते हैं। एलपीसीबी माउंट में वी नो कि फ्लावर्स कैसा दिखता है, फ्यूमिगेटस कैसा दिखता है, नाइगर कैसा दिखता है, टेगस कैसा दिखता है। दिस इज ऑल गिवन इन द बुक्स एंड वी ऑल नो इट। इन कल्चर की सेंसिटिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि अगर हम स्पूटम ले गए तो उसको पहले कोई म्यूकोलिटिक एजेंट से लिक्विफाई कर लिया जाए और स्पूटम का पूरा सैंपल हम लगाएं, इंस्टेड ऑफ कि एक पार्ट लगा रहे हैं, हम पूरा जितना भी स्पूटम का सैंपल पेशेंट ने हमें दिया सब लगा दो। अगर बाल का सैंपल है तो लेट सेंट्रीफ्यूज इट और जो सेडिमेंट है उसको लगाओ। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट गैलेक्टोमेनिन टेस्ट, ये कल्चर से भी पहले आ जाएगा, इवन ये हमारे कोई रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग से भी अराउंड 1 वीक पहले पॉजिटिव आ सकता है, बट ओनली इन केस कि हाइफल प्रोलिफरेशन हो रही है पेशेंट को। So this is all about IA. This is a very important topic. I hope you all understood it. And if you guys have still any doubt, you can always leave it in the chat box. I would be happy to answer. Thank you.